नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 6 फरवरी और 6 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके देश के प्रश्न में से लगभग मैक्सिमम 17 से 18 प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर आपका प्रमोद सावंत हो जाएंगे। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके प्रमोद सावंत जी हैं, जिनका जन्म आपका 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। ये आपके गोवा की 11वें और वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। और निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो सामंत गोवा विधानसभा के संकलिम, ठीक है, संकलिम निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका गोवा के राज्यपाल की, तो गोवा के राज्यपाल दोस्तों आपका श्रीधरन पिल्लई जी हैं, गोवा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपके सीएम हैं जो कि वर्ष 2022 में बने हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला तो आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खांडू जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र पटेल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका श्री वसुराज मुंबई जी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका एकनाथ शिंदे जी हैं और दोस्तों पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं आपके भगवत मान जी हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका पुष्कर सिंह धामी एंड यूपी के मुख्यमंत्री दोस्तों आपका योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि वर्ष 2022 में आपके मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका एग्जाम अभी तक बाकी है और अगर आप एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी तक कितने 56 शिफ्ट में पूछे गए 1000 प्लस प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने पीडीएफ को तैयार किया है, जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों आप संपर्क कीजिएगा। इस पीडीएफ की बात करें तो कितना आपका इफेक्टफुल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों का रिव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक अभी स्टूडेंट आपके ये क्वेश्चन बता ही रहे थे, तो आपका ये देखिए राष्ट्रमंडल खेल का 2 भाग आज ही पूछा गया था, एशियाई खेल का और उद्घाटन समारोह का समापन समारोह का। तो ये आपका देखिए स्टूडेंट बता ही रहे थे, तो उसमें आपका पीडीएफ का जो खुद से आपका बताएं कि आपका वाला जो पीडीएफ है बहुत अच्छा है, रिवीजन हो जाता है, एक साथ पीडीएफ के इर्द गिर्द ही आ रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ इस तरीके से बनाया गया है कि जिससे प्रश्न जो कि आपका लड़ सके। ठीक है, इसके अलावा एक स्टूडेंट आपका मैसेज भी किए हैं, उसको भी आपको सुना देते हैं, तो बने रहिएगा। आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत तो दोस्तों अभी आपने एक ऑडियो सुना होगा जो कि आपके ये रिव्यू दिया गया स्टूडेंट के द्वारा ही। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा बहुत ही कम रुपए में। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आईवी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों आपको बता दें तपन कुमार डेका। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका तपन कुमार डेका को आईवी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आईवी के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा आईवी है जो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपका गृह मंत्रालय के तहत भारत की आंतरिक सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसकी स्थापना है आपका 1887 ईस्वी में हुआ था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में। इसके अलावा इसे दुनिया का सबसे पुराना ऐसा संगठन माना जाता है। ठीक है, तो आपका तपन कुमार डेका आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिपीटेड कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आपका गरीबी दूर करना आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा आत्मनिर्भरता पर भी जोर इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय की अवधि की बात करेंगे तो 1974 से 1978 तक इसकी अवधि थी। इस योजना में आपका गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित था। इसके अलावा ये योजना 1978 को नवनिर्वाचित जो मोरारजी देसाई सरकार ने समाप्त कर दिया था। इसके अलावा बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसका जो मूल उद्देश्य था आपका तेजी से और समावेशी से विकास करना था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आपका कृषि पर ध्यान केंद्रित करना था। दूसरी का आपका क्या था, तो दूसरी का आपका दोस्तों आपका था औद्योगिकरण का, और आपका चौथी का दोस्तों आत्मनिर्भरता था, और 5वीं का दोस्तों आपका ये गरीबी हटाओ का मुख्य उद्देश्य दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अस्पृश्यता का अंत है जो कि कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन है आपका रिपीटेड हुए और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पीडीएफ से आए हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत की बात करेंगे दोस्तों तो आपका अनुच्छेद 17, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 15 का, तो जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो उपाधियों का अंश से संबंधित है। अनुच्छेद 19 का बात करेंगे दोस्तों तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सक्षम संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 दोस्तों आपका जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित आपका अनुच्छेद वर्णित है। सभी अनुच्छेदों को हमने आपके पीडीएफ में शामिल करने का प्रयास है जो कि किया था। एक क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला एक साल में कितनी बार लगता है, तो इसका राइट आंसर तो शायद आपका एक ही होना चाहिए, क्योंकि पुष्कर जो मेला है साल में आपका एक ही बार लगता है। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक राजस्थान के अजमेर शहर के पास पुष्कर नगर में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका एक होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये भी आपका रिपीटेड है और पीडीएफ से ही आपको डायरेक्ट देखने को मिला है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है जो कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु में दोस्तों आपका 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल बनने की जो आपका योग्यताएं होती है, अर्हताएं होता है, वो क्या क्या होता है, तो पहला तो आपका वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। इसके अलावा वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। इसके अलावा वो योग्य हो, यो पागल या दिवालिया घोषित ना किया जा चुका हो, तो वो आपका राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति बनने का भी उम्र न्यूनतम आपका 35 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र आपका 25 वर्ष है। इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने का उम्र दोस्तों आपका 30 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका न्यूनतम आयु सभी अलग अलग सदनों का है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो कौन सा नृत्य है आपका तमिलनाडु से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन में दोस्तों आपका लावनी दिया गया था, झूमर दिया गया था और कुंभी भी नृत्य दिया गया था, जो कि कुंभी तो आपका नृत्य है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लावनी दोस्तों आपका संबंधित है महाराष्ट्र से, झूमर दोस्तों आपका पंजाब ये राजस्थान के साइड में आपको बनाया जाता है। इसमें दोस्तों आपका एक कुंभी जो लोक नृत्य था आपका भारत के तमिलनाडु और केरल में लोकप्रिय था। ज़्यादातर तमिल महिलाएं के द्वारा मंडली में नृत्य किया जाता है। नृत्य अलग अलग हो सकता है, कुछ जगहों पर लयबद्ध ताली या ढोल की थाप के साथ ये बहुत ही सरल होता है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें कुछ तमिलनाडु के लोकप्रिय नृत्य में जो कि आपका सबसे लोकप्रिय है, तो कुरनवजी है, करगट्टम है, कुंभी आपका पूछा ही गया था, कोलट्टम है, कावेरी अट्टम है, नोदी नाटकम है, पावई कुत्थू है, काई सिलबट्टम है, मलियट्टम है, अयपट्टम है, देवरत्तम और डावी हॉर्स और पीकॉक डांस, ये सभी जो नृत्य हैं आपके तमिलनाडु से संबंधित है। इसके अलावा बात करें आपका कुछ और अन्य नृत्य जो कि आपके महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित है, तो आपका थांगता जो कि आपका मणिपुर से संबंधित है, बास नृत्य जिसे कि रंगवा नृत्य भी कहा जाता है वो आपका नागालैंड से है। इसके अलावा सिंघी छम ये आपका सिक्किम से है और आपका मयिलाट्टम यह आपका केरल या तमिलनाडु से संबंधित लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन से मीठे पानी का झील नहीं है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, सांभर, उल्लर, चिल्का, ढल, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सांभर हो जाएगा। आपका सांभर जो झील है आपका मीठे पानी का झील नहीं है। कुछ भारत की अन्य झीलें हैं जहाँ पर मीठे पानी आपकी मिलती हैं, तो उल्लर झील हो जाएंगे, चिल्का झील हो जाएगा, डल झील हो जाएगा, लोनार झील हो जाएगा, ये सब झीलें दोस्तों आपके मीठे पानी की हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पाटलिपुत्रा से पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों आपको बता दें पाटलिपुत्रा जो कि दोस्तों आपका मगध की राजधानी हुआ करता था प्राचीन काल में 6th BC सेंचुरी में। ठीक है, 6th BC सेंचुरी में आपका मगध का राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। इसके अलावा मगध महाजनपद की बात करें तो सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था और कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक महाशक्तिशाली महाजनपद था। मगध समाज की जो प्राचीन राजधानी थी आपका राजगीर था। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा से पहले मगध समाज की राजधानी पूछा था तो आपका राजगीर हो जाएगा। लेकिन कुल आपका उस समय 6th BC सेंचुरी में मगध समाज की 3 राजधानी हुआ करती थी, 3 राजधानी हुई थी। पहला तो आपका ये राजगीर था जो कि सबसे प्राचीन था। इसके बाद दोस्तों आपका बीच में आपका वैशाली को भी राजधानी बनाया गया था। इसके बाद आपका जो अंतिम राजधानी था आपका पाटलिपुत्रा था। तो ऑप्शन के अनुसार आपका राजगीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम चांस है कि आपका वैशाली जो कि दिया गया होगा। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना है मगध नरेश उद्यान के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। देखिए मगध साम्राज्य में आपकी बात करें तो आपका 7 राजवंशों ने आपके राज्य किया था, साम्राज्य को चलाया था। तो पहला तो आपका शिशुनाग था, इसके अलावा नंद साम्राज्य था, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य था, इसके अलावा दोस्तों आपका गुप्त साम्राज्य, पाल और साम्राज्य, ये सब साम्राज्य थे जो कि आपका मौर्य साम्राज्य पर शासन किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दर्शन झावेरी का संबंध है जो कि हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो दर्शन झावेरी की बात करें तो 4 झावेरी वनों में सबसे छोटी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य
मणिपुरी नृत्य की प्रमुख भारतीय प्रतिपादक है, तो आपका मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो वो गुरु बिपिन सिंह की शिष्या थी और उन्होंने अपनी बहन के साथ 1958 में मंच पर प्रदर्शन करना शुरू किया था। तो झावेरी बहनें का संबंध आपसे पूछा था, तो आपका मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दर्शना जो झावेरी हैं आपके सबसे छोटी बहनें हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपसे कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान पूछा था 2021 का। तो आपको बता दें कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है आपका 132वां है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुल 189 देशों में आपका 132वां स्थान था। इसके बाद बात करें भारत के पड़ोसी देश का, तो श्रीलंका का आपका 73 था, चीन का आपका 79 था, बांग्लादेश का 129 था और भूटान का 127 था, जो कि भारत से बेहतर प्रदर्शन किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 2018 के एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह का ध्वज भाग था। देखिए लोग स्टूडेंट कंफ्यूजन थे, उद्घाटन समारोह का पूछा गया था या समापन समारोह का, या एशियाई खेल का या राष्ट्रमंडल खेल का। तो अभी हमने चारों को मिक्स कर लिया है, चारों को इस पीडीएफ में ले लिया है। तो पहले तो आपका 2018 के एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह के ध्वज भाग को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका नीरज चोपड़ा हो जाएगा। आपका देख लीजिए उद्घाटन समारोह का ध्वज भाग। ठीक है, उद्घाटन समारोह सब अलग अलग होता है, एशियाई राष्ट्रमंडल खेल भी आपका अलग अलग होता है। तो 2018 का एशियाई खेल का उद्घाटन समारोह का ध्वज वाहक नीरज चोपड़ा थे। और 18 के एशियाई खेल की बात करें तो इंडोनेशिया के जकार्ता में खेला गया था। ठीक है, इसके अलावा एशियाई खेल के समापन समारोह के ध्वज वाहक को देखें तो इसका राइट आंसर आपका रानी रामपाल हो जाएगा। ठीक है, एशियाई खेल समापन समारोह का ध्वज वाहक रानी रामपाल, उद्घाटन समारोह का आपका नीरज चोपड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है। और एशियाई खेल आपका इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। इसके अलावा 2018 में दोस्तों आपका राष्ट्रमंडल खेल भी हुआ था, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, उसमें आपका देखें तो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह का ध्वज वाहक के तो पीवी सिंधु थे। इसके अलावा 2018 के राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह के ध्वज वाहक कौन था, तो आपका एमसी मैरी कॉम थी। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दोनों अलग अलग है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल जिसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एशियाई खेल आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। इसके अलावा 2022 में भी आपका राष्ट्रमंडल खेल खेला गया है, जिसको आपका आयोजन है जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, उसमें आपका ध्वज वाहक को उद्घाटन समारोह का तो मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था मनिका बत्रा का संबंध जो कि किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो मनिका बत्रा की बात करेंगे दोस्तों तो आपका ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, तो आपका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। ओलंपिक देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी 27 साल की मनिका विश्व में 44 नंबर की खिलाड़ी है और ये टेबल टेनिस के खेल में देश का अब तक सबसे प्रतिभाशाली तथा सफल खिलाड़ी माना जाता है। तो आपका राइट आंसर टेबल टेनिस हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एसपी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, 2019 का कोई मोदी जी एक्ट लाए थे, तो पता नहीं क्या पूछा गया था, लेकिन एसपीजी का जो फुल फॉर्म था आपका ऑप्शन में शायद दिया गया था, तो इसका राइट आंसर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो विशेष सुरक्षा दल। तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र पूछा गया था, तो दोस्तों आपको बता दें अपेक्षिक जो वायुमंडल में आर्द्रता नापने का जो यंत्र होता है आपका हाइग्रोमीटर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हाइग्रोमीटर था। ठीक है, जिसे कि हिंदी में आर्द्रता मापी भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका बेरोमीटर का, तो बेरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। तो आपके बेरोमीटर भी ऑप्शन में दिया गया होगा, तो आपका वायुमंडल के दबाव मापा जाता है बेरोमीटर से। ठीक है, और आर्द्रता नापा जाता है आपका हाइग्रोमीटर से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक आपका क्वेश्चन देखा गया था कि दिया गया था निम्न में से विषम को छांटना था। एक आपका रेशम था, इसके बाद आपका कपास था, इसके बाद आपका ऊन था और इसके बाद दोस्तों आपका विद्युत था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका विद्युत बिल्कुल राइट 100% राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेशम कपास ऊन ये सभी आपका कपड़ा संबंधित उद्योग है और विद्युत दोस्तों आपका अलग एक प्रकार का उद्योग है। तो दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हैं आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ हमने आपको बताने का जो है प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा जाएगा रात को सभी शिफ्टों का एक साथ। ठीक है, इसके अलावा 56 शिफ्टों का जो पीडीएफ है आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहीं पर दे दी जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का रिव्यू भी देख सकते हैं या खुद से भी आप परचेज करके आप उसको एग्जाम देकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।